आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कई राज्य। आरक्षण की सीमा पर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष। राजस्थान सरकार के वकील मनीष सिंघवी ने कहा 50% की सीमा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता। राजस्थान सरकार ने कहा राज्य में आबादी बढ़ी है, इसलिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना जरूरी। राजस्थान सरकार की राय, इंदिरा साहनी फैसले पर विचार करना बेहद जरूरी। 1994 में राजस्थान में 52 जातियां ओबीसी में शामिल थी, लेकिन अब इनकी संख्या 91 हुई। जातियों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में 50% आरक्षण की सीमा पर विचार जरूरी। महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 50% आरक्षण की बाध्यता में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछी है राय। बदलेगी 50 की बाध्यता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। क्या 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने की जरूरत है? इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जैसा आपने भी सुना, बात मराठाओं के लिए 50% की सीमा को लांघने से शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों से भी इस पर राय मांगी और ज़्यादातर राज्य इस पक्ष में हैं कि हाँ, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। बहस अदालत में भी चल रही है और अदालत के बाहर भी। ये मानने वालों की और तर्क देने वालों की कमी नहीं है कि 50% से काम नहीं चल रहा। सामाजिक उत्थान करना है तो आरक्षण की सीमा को बढ़ानी या सीमा को खत्म ही करना पड़ सकता है। तो ये तर्क देने वाले भी कम नहीं है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाया जाना सामाजिक उत्थान की गारंटी कैसे हो सकता है। खैर, दोनों तरह की दलीलें अपनी अपनी जगह हैं और आज प्राइम डिबेट में हम इस पर चर्चा करेंगे, इन सवालों के जरिए कि आरक्षण का अभी तक का अनुभव क्या कहता है। क्या आरक्षण सामाजिक उत्थान की गारंटी है? और क्या सीमा का बढ़ाया जाना और समानता का कायम रहना दोनों एक साथ हो सकते हैं? हमारे साथ इंद्राज मेघवाल हैं, आप वंचित समाज परिषद के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ पाराशर नारायण जी हैं, आप समता आंदोलन के प्रणेता हैं। और सत्यनारायण सिंह जी हमारे साथ, ओबीसी कमीशन के पूर्व सदस्य। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेघवाल साहब, क्या लगता है, आरक्षण की जो तयशुदा अभी तक की सीमा है 50% की, जिसमें को अब 60% कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस के बाद में 60% हो गई है, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए शर्मा साहब, ये जैसे मराठाओं का आरक्षण 16% मराठा सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया, वो हाई कोर्ट बॉम्बे में विवादों में आया, कम दिया, फिर वो उससे भी जो याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पहुंच गए। कमोबेश इस देश के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है जी, 245 आर्टिकल के तहत जो उनको शक्तियां दी गई हैं, हाँ जी, और राज्यों की अधिकारिता पे पाबंदी लगाने के लिए केंद्र सरकार अपने दायरे से आपस में जो फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंदर विवाद द्वंद्व चलता रहता है, ये द्वंद्व का एक हिस्सा महाराष्ट्र सरकार वाला भी है, जो सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेम है। ठीक है, ठीक है। जो याचिका करता है वो संविधान के अनुच्छेद 32(2) के तहत ये गए हैं। जैसे कि प्रावधान है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में वोल्यूशन होता है तो हाई कोर्ट में 226(a) में 32(2) में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई चलो ये बहुत हो गया, तो आप सभी राज्यों से अपना फीडबैक लो कि आखिर क्या 50% से ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए। आपका पहला प्रश्न ये था कि अभी तक का अनुभव। देखिए, हम एक रैशनल और डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं। जी जी। जिन जातियों को आरक्षण मिला है, विशेषकर अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, निश्चित रूप से उनका जो सोशल स्ट्रक्चर बढ़ा है, और आरक्षण जो है ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, जिसकी भागीदारी उतनी इसकी हो हिस्सेदारी, इस फंडामेंटल आइडियोलॉजी के ऊपर आरक्षण दिया गया था। अच्छा। संविधान में ये ऐसी व्यवस्थाएं थी। अब चूंकि ये माननीय न्यायालय फीडबैक ले रहे, अच्छी बातें लेना चाहिए, लेकिन एक रिव्यू की स्थिति नहीं बननी चाहिए कि चलो आरक्षण रिव्यू किया जाए। 50% से सीमा जैसे
चूंकि इंदिरा साहनी मामले में मोर देन 50% नहीं होना चाहिए, सीलिंग डाल दी थी। ये मंडल जजमेंट 92 में जब जैसे मंडल विवाद आया था। पर हमारा इसमें एक ये व्यू है कि अगर जिन राज्यों को नीड है, जैसे जहाँ जो निश्चित रूप से ओबीसी में 342 अनुच्छेद के तहत जैसे उनको आरक्षण दिया है, और उनकी जो नोटिफाई जातियाँ होगी, जैसे राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कहा कि भाई हमारी जो जातियाँ थी 52 से 91 हो गई, तो बढ़ गई, तो उनको जो बैकवर्ड हैं उनको अगर परिलाभ दिया जाता है तो इसमें केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है, और माननीय न्यायालय को भी इसमें आपत्ति कोई आपत्ति कर ही नहीं रहा, कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा है इसमें। अदालत में जो दलीलें अभी तक सामने आई हैं उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम विचार कर रहे हैं इसके ऊपर, और इसीलिए मैंने राजनीतिक दल के जो हमारे मित्र हैं उनको नहीं बुलाया इस बहस में। आप सभी चूंकि इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसमें काम कर रहे हैं, विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, स्टैंड सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को मैंने नॉन पॉलिटिकल लोगों को इस बहस में बुलाया। अब इंद्राज मेघवाल साहब, आपने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो क्या हम ये मान करके चलें कि एक आदर्श स्थिति ऐसी हो सकती है कि 100 आदमियों में किस किस जाति के कितने कितने लोग हैं, उतना उतना फीसदी सबको आरक्षण कर दे दो और 100% को सब में बांट दो ताकि ये झगड़ा खत्म हो? ये मतलब है क्या? इससे सुंदर हो नहीं सकता। अच्छा, यही होना चाहिए ना कि सबको बांट दो। देखिए साहब, ये विवाद इसलिए है फिर नहीं, फिर मुझे इस बात की भी ये समझाइए कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जनसंख्या का जो अनुपात है वो तो बदलेगा। जो जितनी आज अगर किसी जाति का 5% हिस्सा है तो इस बात की गारंटी नहीं है ना कि 10 साल बाद भी वो 5% रहेगा। नहीं तो वो बदलेगा तो क्या करेंगे? नहीं तो उस रेशियो में कोई माइनर चेंज होते हैं उधर। जितने आरक्षण, जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ गई तो हमें कौन सा बड़ा आरक्षण मिल रहा है साहब? SC/ST को तो उतना आरक्षण जो 30 साल पहले था। नहीं मेघवाल साहब, हम तो इस बात पर अगर हिस्सेदारी और भागीदारी तय कर दी जाए तो आज हम जिस आधार पर तय करेंगे वो आधार स्टैटिक रहेगा आगे तक, ये कैसे तय होगा? दूसरी बात, हर 10 साल में जनगणना होती है ना। दूसरी बात कि चलिए ठीक है, मैं अपनी ये सवाल बाद में लाता हूँ आपके पास। पार्षद नारायण जी, ये तर्क भी अपने आप में खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेघवाल साहब का जो कहना है कि साहब 100 सीटें हैं, जितने जितने लोग हैं उनके हिसाब से बांट दीजिए, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। पार्षद नारायण शर्मा जी, देखिए साहब, आरक्षण का बेसिक कंसेप्ट ये रहा है वंचितों और पिछड़ों को कुछ सपोर्ट देकर के आगे लाने का। दुर्भाग्य से कालांतर में ये जातिगत आरक्षण परिवर्तित हो गया है, और जो जातिगत व्यक्ति जातिगत आधार पर दबंग और बिल्कुल संपन्न है वही आरक्षण की लूट मचाए जा रहे हैं, और आरक्षण का लाभ गरीबों तक, वंचितों पिछड़ों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये देखा जाएगा पिछले 70 साल में ये तरक्की आ रहा है, सब बहुत सी जातियां जुड़ गई। अरे भैया, बहुत से लोग लाखों करोड़ों अपलिफ्ट भी तो हो गए। जो विकास हुआ है, जो जातियां विकसित हुई, आज की डेट में कोई भी जाति वर्ग कंप्लीटली पिछड़ा नहीं है और कंप्लीटली अगड़ा नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इसका प्रमाण है कि आर्थिक जो सामान्य वर्ग को भी आरक्षण देना पड़ रहा है, उसमें पिछड़ों की संख्या बढ़ गई है। तो ये देखा जाएगा कि बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। सामाजिक विकास बढ़ा है, शैक्षणिक विकास बढ़ा है, आर्थिक विकास बढ़ा है। तो ये आरक्षण की सीमा तो घटाई जानी चाहिए, ये बढ़ता थोड़ी रहेगा। ये आगे जाकर के तो हमको योग्यता को निर्धारित करना ही पड़ेगा ना। ये जातिगत जो ध्रुवीकरण जो बढ़ता जा रहा है देश के लिए घातक है। बिल्कुल ही भयंकर रूप से जातिगत राजनीति जो फैलती जा रही है, जातिगत उपद्रव हो रहे हैं, जातिगत आरक्षण आंदोलन हो रहे हैं, इससे देश चरमरा रहा है, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें बिल्कुल निढाल होती जा रही हैं, लाचार होती जा रही हैं। जहां देखो खाप पंचायतें काम कर रही हैं साहब। इनका बेस आधार ही यही है, जातिगत आरक्षण जो मिल रहा है। इस जाति के आधार के आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा और बैकवर्डनेस को डिफाइन करना पड़ेगा, आरक्षण की सीमा को घटाना पड़ेगा यदि देश ही चाहते हैं तो। ये बात आप संविधान में देखिए, संविधान में जातिगत आरक्षण की बात नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो आर्टिकल 15 और 16 के आधार पर चल रहा है, नौकरियों और शिक्षा के आधार पर। आज ये राजनीतिक आरक्षण की बात नहीं है इसके अंदर। जो शिक्षा और जो नौकरियों का आरक्षण वो आर्टिकल 15-16 में, वो तो जातिगत आधार पर है ही नहीं, वो तो पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए। दुर्भाग्य ये आज तक पूरे देश में पिछड़ेपन की डेफिनेशन ही तय नहीं की गई है। अभी जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया है उसमें 5 मानदंड तय किए गए हैं, वो पिछड़ेपन की साइंटिफिक परिभाषा है। उनको हमारी मांग ये है और हम अपना क्लेम रखेंगे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। हमारे 8-10 रिटें पेंडिंग है और वो सब क्लब हो रही है, उसके साथ क्लब करवा रहे हैं और हम अपनी डिमांड रखेंगे। सब ये आर्थिक कमजोर वर्ग को जो 5 मानदंड लगाए हैं केंद्र सरकार ने, वो 5 मानदंड SC, ST, OBC सब में लगा दिए जाए। तो वास्तव में जो दलित, कमजोर, पिछड़े, वंचित लोग हैं वहां तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके। मतलब ये समझें कि आपकी बात का मतलब कि आरक्षण दिया, बहुत सही किया, जरूरत थी उसकी, उस वक्त की आवश्यकता थी वो,
लेकिन वो आरक्षण जिस सेक्शन में चला गया, खेत में पानी तो चला गया, लेकिन उस खेत की हर क्यारी में पहुंचे, ये भी सुनिश्चित कर किया जाना चाहिए था। यहाँ पे गड़बड़ देखते हैं क्या परेशान नारायण जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। पिछड़ेपन की क्या डेफिनेशन तय नहीं की गई है अभी। जो 5 मानदंड आए हैं वो पिछड़ेपन की साइंटिफिक डेफिनेशन है। मतलब एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसका जवाब देना चाह रहे हैं मेघवाल साहब, बोलिए। देखिए, अभी पार्थ नारायण जी के जो आपने जो प्रश्न उठाया है, ये जो अभी जो डिस्प्यूट है आरक्षण, ये ओबीसी का आरक्षण का डिस्प्यूट है। एससी के आरक्षण को उसमें लपेटा जा रहा है। ये दुर्भाग्य इस देश का ये रहा है कि जब उसको छोड़िए ना, वो तो अदालत तय कर लेगी ना। मेघवाल साहब, आप और मैं नहीं भी बोलेंगे, यहाँ बैठकर बहस नहीं करेंगे, तो भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ जाएगी। करिए बहस, और सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से सही समझेगा, कानून के संगत जो बात होगी वो हो जाएगा वहाँ। जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है किसी भी रूल से बढ़ने। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एसटी को जो आरक्षण वो कास्ट बेस पे दिया गया था, वो आर्थिक पिछड़ेपन का उसका एजेंडा नहीं था। उसके पीछे ये लॉजिक था कि जिन जातियों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सारी चीजें हैं ना, वो तो 10 साल के लिए था। नहीं, पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए था। वो पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए था। और ये जो ओबीसी को आरक्षण 342 यहाँ जो मूल बात निकल करके आ रही है, क्या समय की ये मांग है कि पिछड़ापन किसी वैज्ञानिक आधार पर, किसी पैरामीटर के आधार पर हो, या जन्मजात फला जाति में आप पैदा हुए हैं तो आप ओबीसी में शामिल हो गए, आरक्षित वर्ग में आ गए, या उस जाति को आरक्षित वर्ग में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। हमारे साथ सत्यनारायण सिंह जी हैं। सत्यनारायण सिंह जी, आपने ओबीसी कमीशन के आप सदस्य रहे हैं, आपने कि इस प्रश्न का सामना दिन रात सोचते हुए किया होगा, क्या किस तरह से सोचते थे, क्या समझ में आता था? देखिए, मेरे दोनों मित्र जो हैं वो आरक्षण को बिल्कुल एक नए चश्मे से देख रहे हैं। आरक्षण जो अंबेडकर के टाइम पर संविधान में तय किया गया था, उसमें बिल्कुल ही स्पष्ट था कि निषेध और निर्योग्यताओं के कारण जो वर्ग, इसमें जाति वर्ग शब्द नहीं है, जो वर्ग पिछड़ गए हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, और उन निषेधों और निर्योग्यताओं की वजह से उनको राज्य सेवाओं में भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन लोगों को एक हिस्टोरिकल कंपनसेशन के रूप में कुछ समय के लिए एक मौका दिया जाए, विशेष अवसर, विशेष छूट और विशेष नियुक्तियां उनको दी जाए। आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन जो अभी तक आपने कहा उससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो इसका मतलब वहां जाति का उल्लेख नहीं था। क्यों सत्यनारायण सिंह जी? जाति का। और दूसरी बात जो मेरी खारिज की इंद्राज मेघवाल साहब ने, कि एक विशेष समय तक, इसका मतलब समय सीमा भी तय की गई थी। नहीं, समय सीमा तय। हाँ, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए ना जी, बोलिए सत्यनारायण सिंह जी। देखिए, संविधान में वर्ग शब्द, क्लास शब्द का उपयोग किया गया है। हाँ। आज की तारीख में, जैसा कि ईडब्ल्यू वाले हमारे मित्र कह रहे हैं, जो भूमिहीन किसान है उसकी क्या जाति होगी? हाँ। जो मजदूर है, जो ठेला चलाता है, जो बहरा है, उसकी क्या जाति होगी? सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। जाति से तो एक वर्ग की, एक ग्रुप की पहचान हो जाती है, इसलिए हमने उसका नाम जाति कर दिया। खाती काम करने वाला जो है उसको हमने खाती कह दिया, वो जाति के रूप में हो गया, तो इसलिए उसका हमने नामकरण कारपेंटर कर दिया। मेन प्रश्न ये है, कहीं पर भी संविधान निर्माताओं ने जाति के आधार पर आरक्षण नहीं किया, क्लास ग्रुप्स के आधार पर किया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ये अपंगों को आरक्षण दिया, तो इनकी कौन सी जाति है? कोई जाति नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे क्लास है, जैसा मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है, ऑक्यूपेशन कम इनकम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, मैं वापस अपने दोनों मेहमानों के पास लेकिन आप जो कह रहे हैं कि काम के आधार पर वर्ग, अगर काम के आधार पर वर्ग है तो जहां से बात शुरू हुई है मराठा आरक्षण की, तो मराठा तो अपने आप में कोई काम के आधार पर वर्ग तो है नहीं, कम से कम आज के दौर में, तो जिस दौर में रहा होगा उस दौर में रहा होगा। चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा है, हमें आज की तारीख में नई नई जातियां क्रिएट कर रहे हैं आरक्षण के नाम पे, कहीं पाटीदार, कहीं मराठा, कहीं और कहीं, तो ये करके ये नहीं था। जिन लोगों के साथ में निषेध था,
निर्योग्यताएं थी उनके लिए था। आज 70 साल के बाद में नए लोग निकल के आ रहे हैं कि हमें आरक्षण दो, बेसिकली ही उनको नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% की बात कही है वो अपने मन से नहीं कही, स्वयं अंबेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था जब आरक्षण पे बहस हो रही थी कि किसी भी सूरत में माइनॉरिटी से ज्यादा आरक्षण को नहीं किया जाएगा चाहिए। ठीक है सर, इंद्राज मेघवाल साहब, इसीलिए जहाँ तक बहस कुल मिलाकर के देखिए इस जगह पर आती है और ये एक वैलिड सवाल है जो सबके सामने मुंह बाएं खड़ा है कि जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल गया उस व्यक्ति को उसी आरक्षित वर्ग के आदमी के लिए, अनारक्षित के लिए नहीं, उसी आरक्षित वर्ग के दूसरे आदमी के लिए जिसको लाभ नहीं मिला है उस लाभ को क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? शर्मा साहब, आपको ये निवेदन कर दूं सभी को आपके माध्यम से, ये इश्यू इसलिए डेवलप किया गया है कि अभी निजी क्षेत्र के तहत प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आदरणीय मोदी जी के द्वारा, जिसे आरक्षण खत्म हो जाए डिपार्टमेंटों में, उसको दबाने के लिए इश्यू उठा दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उठा दिया, चलिए जिन्होंने उठाया होगा उनकी चलिए मान लीजिए कि दुर्भावना है, लेकिन अब उठ गया ना इश्यू। अब जब इश्यू सामने आ गया है तो हम बहस कर रहे हैं, तो इसमें जो सवालों के अगर कहीं कोई तीर तीखे हैं तो उनके जवाब देकर उनको वोटे करिए ना। नहीं, वो तो स्पष्ट है, यहाँ हर 6 महीने में रिव्यू होता है आरक्षण, जो एक तो बार ऐसे अगर लाभार्थी ही आगे लाभ लेता जाएगा तो वंचित तो 500 साल बाद भी वंचित रहेगा। नहीं, ये तो देखिए मैं बताऊं आपको, अब इस देश के अंदर मैं बताऊं पिछले 17 साल में 17,53,000 लोग ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन गई, तो आरक्षण का लाभ मिल कहां रहा है? मिल नहीं रहा ना आरक्षण का लाभ। तो तकनीकी तौर पर मांग अब सबकी अपनी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन तकनीकी तौर पर आप तो चूंकि कानून से भी तो आपका जुड़ाव है, जो मांग उठाई जा रही है, आप जो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक आधार तय हो पिछड़ेपन का, उसके 5 साल में समीक्षा हो, अगर कोई गलत तरीके से ले रहा है तो उसके लिए दंडिक प्रावधान भी हों, ये सब चीज़ें आपको लगता है कि व्यावहारिक रूप से आज के दौर में और तकनीकी तौर पर ये किसी अंजाम के आसपास पहुंचते दिखते हैं? पाराशर नारायण जी, बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंचेंगे सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी 11 जजों की बेंच बैठेगी और जब वहाँ बहस होगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आएगी, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो फैक्ट्स और आंकड़े हम रखेंगे वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अब जैसे राजस्थान का केस ले लीजिए आप, राजस्थान के अंदर आरक्षण का बेसिक आधार है पिछड़ापन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। राजस्थान में आज की डेट में स्थिति है 85 से 90% तक नौकरियां जो हैं आरक्षित वर्गों के हाथों में। 7 लाख एम्प्लॉय है यहाँ पे, आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 85 से 90% जो नौकरियां हैं वो आरक्षित वर्ग के हाथों में, और फिर भी आरक्षण चल रहा है, चल ही नहीं सकता। ये सारे आंकड़े हम पेश करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये बड़ा हम इसको अच्छे उस अवसर के रूप में देख रहे हैं। हम तो चाह रहे थे कि इंदिरा साहनी को रिव्यू किया जाए, इंदिरा साहनी में उस समय परिस्थितियों को देखते हुए जो निर्णय दिया गया वो अलग था, लेकिन आज की परिस्थितियों में बहुत से बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव हम लाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आरक्षण की लूट नहीं हो सकती है। आज एक संपन्न व्यक्ति अगर अपने ही वर्ग के आरक्षण को खा जाता है तो अपने ही वर्ग के किसी दलित वंचित व्यक्ति का हक लूट रहा है, वो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आपने तो हजारों साल से बिल्कुल जाति के आधार पर लूट रहे, वो अपने ही जाति वर्ग के व्यक्ति का, अपने ही जाति वर्ग का शोषण। एक न्यू एक्सप्लॉइटर ग्रुप हो गया है, SC/ST में देखिए आप, OBC में देखिए आप, ये जाति के आधार पर एक्सप्लॉइटर ग्रुप डेवलप हो रहे हैं, अपने जाति वर्ग का हक लूटे जा रहे हैं। इसलिए क्या है, जो बैकवर्ड वंचित और पिछड़े वास्तविक हकदार हैं वो उनकी कोई आवाज ही नहीं उठ रही है। हम उठाने वाले हैं, हम उनकी आवाज उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अवसर मिला है तो हम इस परसेंटेज को नीचे लेकर के आएंगे। 50 से निश्चित रूप से कम होगा और वास्तव में जो पिछड़े और वंचित है उन्हीं को हक दिलाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, आपने जो कहा मेघवाल साहब कि हजारों साल से आप लूट रहे हैं, तो ये बताइए ना कि हजारों साल से अगर ये लूटते भी जा रहे हैं तो आप इनका कितना ले लेंगे? 100% भी अगर आरक्षण हो गया और घूम घूम के एक ही व्यक्ति के पास या कुछ ही व्यक्तियों के पास आता रहा जनसंख्या तो आप सैकड़ों साल निकाल दीजिए, सदियां निकाल दीजिए, तो भी वो स्थिति नहीं आएगी जिस भावना से आरक्षण का प्रावधान किया गया था। खैर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ 11 जजों की बेंच बैठेगी, निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा ये फैसला जब आएगा तब। उससे पहले बहस में बाई से चलते रहेंगे, किसी दिन फिर से इस पर चर्चा करेंगे। आज समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।